नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का एनसीईआरटी का जो क्लास 6 है उसका हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे और आज हमारा होगा जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा आरंभिक नगर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आरंभिक नगर के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट है कि हड़प्पा की कहानी। पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा की कहानी क्या है ये देखते हैं। हड़प्पा की कहानी जो है ये अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा स्थल मिल गया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ध्यान रखना है, रेलवे लाइन का काम कहाँ हो रहा था? पंजाब में हो रहा था और हड़प्पा स्थल यहाँ पर मिल गया, जो कहाँ पड़ता है? आधुनिक पंजाब में पड़ता है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे जो है कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें चीजें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन सभ्यताओं में जो प्रथम स्थल खोजे गए थे वो हड़प्पा थे, इसलिए इन संपूर्ण स्थलों का नाम प्रारंभिक खोज के आधार पर रखा गया, हड़प्पा स्थल नाम दिया गया। इन शहरों का निर्माण जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ध्यान रखें, हड़प्पा के स्थलों का जो निर्माण है वो 4700 साल पहले किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हड़प्पा में जो लोग रहते थे वो 4 प्रजाति के रहते थे: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलॉइड। हड़प्पा जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब हो गया प्रोटो हिस्ट्रिक। दैट मीन्स की लिखी तो है बट पढ़ी नहीं जा सकती है, इसलिए इसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक। अब कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं क्योंकि उस समय कांस्य का प्रचलन था। हड़प्पा जो है इसकी खोज की गई कार्बन 14 के द्वारा और कार्बन 14 का खोज किया था बी.एफ. लिबी ने 1946 में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिला में है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिला में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि मोहनजोदड़ो के नेक्स्ट है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो इन नगर में कई 2 या 2 से अधिक ज्यादा हिस्सों में ये बटे थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा के जो पश्चिम के भाग थे वो छोटे थे लेकिन ऊंचाई पर थे, और जो पूर्वी वाले भाग थे वो बड़े थे लेकिन वो निचले स्तर पर थे। तो निचले स्तर पर थे पूर्वी भाग, तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग जो पश्चिम वाले भाग है इसको कहा गया नगर दुर्ग, जबकि पश्चिम वाले भाग को निचला नगर कहा गया। निचला नगर कहा गया। इसमें जो ईंट लगा था वो बिल्कुल अच्छी किस्म की ईंटें जो है उसमें लगा हुआ था। अच्छा, इसके अलावे आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा है वो वर्तमान में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर है। R37 जो कब्रिस्तान है इसका भी खोज हड़प्पा से हुआ है। इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा के जो टीले और अवशेष है उसके बारे में पता 1826 में चार्ल्स मेंशन के द्वारा लगाया था। चार्ल्स मेंशन। अच्छा, अभी जस्ट बोले थे कि जो ऊंचाई वाले भाग पर है उसको हम लोग नगर दुर्ग बोले और निचले वाले भाग में निचले हिस्से को नगर निचला नगर कहा गया। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले का क्या नाम दिया गया? स्तूप टीला। आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जो मोहनजोदड़ो है देखते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में जो है वो आपके ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। और अभिलेख युक्त मुहर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिली है?
तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की भाषा जो है वो भाई सिंधी भाषा है। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और इसका खोज किया था रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में ही बनाया गया है महान स्नानागार। जो महान स्नानागार है, इसके बीच में जो है दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, ये किसी विशेष जो अवसर होते थे उस पर लोग इसमें स्नान करते थे, आपको ध्यान रखना है। तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और विशाल स्नानागार को मार्शल ने आधुनिक विश्व का आश्चर्यचकित माना। आधुनिक विश्व का आश्चर्यचकित। अच्छा, हम लोग हड़प्पा देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? वो पिग्गट ने कहा। किसने कहा भाई? पिग्गट ने कहा। इसके अलावा जो है आपको हड़प्पा से कुछ विशेष साक्ष्य भी मिले हैं, सॉरी मोहनजोदड़ो से। जैसे कि आपको ध्यान देना है मछुआरे का चित्र, मछुआरे का मछुआरे का जो चित्र है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। शंख का बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। पीतल का बना इक्का मिला है। ईंट का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। गेहूं और जौ के दानेदार अवशेष भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये भी हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा के अन्य स्थलों में से है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। तो लोथल और कालीबंगा जो अन्य नगर है वहां से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। संभवतः यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ का मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। इसमें एक पॉइंट है आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आकृति में त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार थी। तो आपका पूरब का जो हिस्सा था वो आलमगीरपुर था, पश्चिम का सुतकंगे डोर, उत्तर में मांदा और दक्षिण में दामाबाद था। चलिए, उसके बाद हड़प्पा स्थल से संबंधित एक और स्थल है भगवानपुरा स्थल। तो ये भगवानपुरा स्थल जो है वो सरस्वती नदी के तट पर है। ये पूछा जाता है भगवानपुरा स्थल किस तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर। चलिए, इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में हम देखें तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। हम देखे थे कि हड़प्पा से कुछ साक्ष्य यहाँ पर मिल चुके थे। जो मछुआरे का चित्र है, शंख से बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा है, पीतल का बना इक्का है, ईंट का चबूतरा है, गेहूं और जौ के दाने के अवशेष हैं। यह हड़प्पा से प्राप्त हो चुके हैं। जबकि मोहनजोदड़ो से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कौशेष से बनी नृत्य नारी, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी से बनी हुई पटरी, हाथी का कपाल खंड, कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य। तो ये सारे जो आपके साक्ष्य हैं वो सब के सब कहाँ से मिले हैं? तो मोहन जोदड़ो से मिले हैं, मोहन जोदड़ो से देखने को मिला है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा भवन, नाले और सड़कें। तो भवन, नाले और जो सड़कें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। भवन, नाले और सड़कें इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ नगरों में ढके हुए नाले होते थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से ये बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि बाद में बड़े नालों में जाके वो मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए जाते थे। मेन हॉल क्या होता था? इसके जरिए जो उसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाता था। उसके अलावा आपको ध्यान देना है नगरीय जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी,
वो नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर तो अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। अच्छा, कुल मिलाकर हम ये जाने कि हड़प्पा में जो वस्तुएं हैं वो दूसरे जगह से मंगाए जाते थे। शायद लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजें अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। तो लिपिक किसको कहा जाए? तो जो मोहरों पर लिखते थे, उन्हीं को लिपिक कहा जाता था। मोहरों पर लिखने वाले को लिपिक कहा जाता था। इसके घर में नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। उसी को हम लोग शिल्पकार कहते हैं। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे। साथ ही लोग सुदूर देश मान पश्चिमी देशों की किस्से कहानियां भी वो लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे वो खेलते थे। तो जो लोग थे वो विदेशों से, आसपास के सुदूर देशों से कुछ कुछ मंगाते थे कीमती चीजें। तो हम लोग देखते हैं कहाँ से क्या मंगाते थे। तो तांबा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार हेतु जो तांबा होता था वो खत्री, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। खत्री, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था तांबा। चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजबर्द मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का नगर और नए शिल्प। पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। अब कुछ ऐसी चीजें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से जो है वो गहने और बर्तन बनाए जाते थे। याद रखना है आपको। तांबा कांसा से क्या बनता था? तो तांबा और कांसा से तांबा और कांसा से आपको औजार, हथियार, गहना और बर्तन बनता था। जबकि सोना और चांदी से गहना और बर्तन बनाए जाते थे। ये ध्यान रखना है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मन के बाट और फलक है। मन के बाट और फलक, ये ध्यान रखें। हड़प्पा सभ्यता में लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। पत्थर की मोहरें बनाते थे और ये मोहरें आयताकार होती थी। मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते हैं, एक सींगी वाले पशु का। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग के डिजाइन से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी मिट्टी बनाते थे? तो काले रंग के डिजाइन से बनाते थे। ये मिट्टी लाल होता था। कैसी मिट्टी होती थी? मिट्टी भाई लाल होती थी। ये मिट्टी लाल रंग की होती थी, लेकिन इसके ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते थे वो डिजाइन बनते थे बिल्कुल किस रंग के? काले रंग के डिजाइन बनते थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद जो वे पत्थर का प्रयोग करते थे प्रॉपरली तरीके से अ, बाट के लिए। अच्छा, ध्यान देना है, ये आपका बाट के लिए जो है पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये घनाकार बाट है। इस घनाकार बाट में जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है उसको कहते हैं चार्ट पत्थर। चार्ट पत्थर, ध्यान रखना है। बाट के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? चार्ट पत्थर का। चलिए, उसके बाद है हमारा कि ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं कढ़ाईदार वस्त्र से पहने हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर की मूर्ति पर जो बने हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान देना है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से कढ़ाईदार वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिले हैं और कुछ अन्य तांबे की वस्तु भी वहां से मिले हैं। आपको ध्यान देना है, पक्की मीट जिसे टेराकोटा कहते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं।
ये भी आपको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। फेवंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये हम देख चुके हैं कहाँ से क्या मिला है, बट इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्ची शिकारी करना, तो ये सारे जो काम होते थे वो विशेषज्ञ के काम होते थे। तो विशेषज्ञ किसे कहा गया है? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, उसे क्या कहा गया? तो विशेषज्ञ कहा गया है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद है कि बोला कि पृष्ठ संख्या 26 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। तो इसको जो बनाया गया वो भी कौन बनाया हुआ है? इसको भी विशेषज्ञ ही बनाए होंगे, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। चलिए सब तो लेक्चर हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको कवर करते हैं। फ्योन्स क्या था? तो फ्योन्स जो था, पत्थर और प्राकृतिक तौर पर ये पाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता था। फ्योन्स को कैसे बनाया जाता था? कृत्रिम तरीके से। इसके लिए जो है बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या स्फटिक स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो है फ्योन्स बनाए जाते थे। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। ध्यान रखना आपको, फ्योन्स के ऊपर कौन से रंग होते थे? नीले या समुद्री हरे रंग होते थे। फ्योन्स का प्रयोग मनका, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाने में इसका प्रयोग हम लोग उस टाइम पर किया करते थे। चलिए नेक्स्ट है कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, तो ये कच्चे माल हैं। इनमें फिर भी कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जा सकता है या कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात करते थे। थोड़ा यहाँ पर एक पॉइंट जो है डाउट लग रहा है लोहा के बारे में। तो जो लोहा के बारे में ये बताया गया है कि लोहा को वो दूर दूर से मंगाते थे। हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा से अनभिज्ञ थे, आपको ध्यान देना है, लोहा से वो अनभिज्ञ थे, वहां ये चीजें नहीं मिलती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो है टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। हम पहले ही जाने की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी और उसमें कांसा का प्रयोग होता था। कांसा के बनाने के लिए आपको तांबा और टीन का प्रयोग होता था। तो जो तांबा था वो राजस्थान और ओमान से मंगाते थे, जबकि टीन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। और सोना जो है वो कर्नाटक से मंगाए जाते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो है नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। तो नगरों में रहने वालों के लिए जो है भोजन के बारे में टॉपिक बात करेंगे। तो लोग नगर के अलावे गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों ये सभी चीजें वे उपजाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वहां पर आया लकड़ी से वे बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने गाड़ी जरूर मिले हैं वहां से। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए
कुछ तरीके अपनाए गए होंगे, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई होती होगी। तो ये आपका जो दिख रहा है यही है हड़प्पा सभ्यता की कुछ खिलौने गाड़ी। चलिए उसके बाद है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो गाय भैंस भेड़ बकरी ये पालते थे। गाय भैंस भेड़ बकरी पालते थे, लेकिन ये घोड़े से अनभिज्ञ थे। इसके अलावा वो शेर से भी अनभिज्ञ थे, शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होता था, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के लिए झुंड को चारा पानी की तलाश में वो दूर दूर तक ले जाते थे। वो बेर फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी वे करते थे भोजन आदि के लिए। चलिए कुछ अलग जो आपके हड़प्पा कालीन स्थल है, जैसे कि गुजरात में भी है। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल की बात की जाए तो जो 10 चिन्हों वाला शिलालेख है वो भी आपको कहाँ से मिला है? गुजरात में स्थित धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा, ये धौलावीरा कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे है, ध्यान रखेंगे। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा है। यहाँ जो है साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ होती थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में ही बटे थे, जबकि धौलावीरा ये 3 भागों में बटे थे। 3 भाग में आ जाएगा किला, मध्यनगर और निचला नगर। किला, मध्यनगर और निचला नगर। तो जो धौलावीरा है ये अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए ये फेमस है। 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में खादिर बेट के पास स्थित है और गुजरात में यह जो है लूनी नदी के तट पर है। धौलावीरा किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के तट पर है। इसका खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था और 1990 में पुनः व्याख्यान किया गया आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आर.एस. बिष्ट और जेपी जोशी ने। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आगे है हमारा कि जो है तो धौलावीरा हम देख चुके हैं, ये 3 भागों में बटे थे। उसके अलावा इसके चारों ओर हिस्से के चारों ओर पत्थर की छोटी छोटी दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जो सार्वजनिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर जो है खुदा पाया गया। कहाँ पर? तो धौलावीरा से। यह एक अनोखा अवशेष था कि जो है यह लकड़ी में जरा गया था। इन अभिलेखों को ध्यान रखेंगे, लकड़ी में जरे गए अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी धौलावीरा से हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। चलिए गुजरात के एक भाग को हम जान चुके हैं, धौलावीरा स्थल को। अब हम जानेंगे गुजरात के ही दूसरे हड़प्पा कालीन स्थल लोथल के बारे में। तो जो लोथल है वो गुजरात के खंभात की खाड़ी में है। साबरमती की एक उपनदी है जो इसको कहते हैं भगवा नदी। इसी भगवा नदी के तट पर है लोथल, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। इसका खोज किया था 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा। यहाँ से कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो पाता था। पत्थर शंख धातु से बनाई गई चीजें एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहाँ पर। कौन सा? तो लोथल। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह एक फेमस बंदरगाह था। लोथल क्या था भाई? एक फेमस बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन स्थल का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल। चलिए उसके बाद है हमारा एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह में कई मुहरे मुद्रांकन और मुहर बंदी मिले हैं। मोहर जो किस तरह से लगाए जाते थे? तो गीली मिट्टी को दबाने पर उसमें ठप्पा मारकर जो लगाया जाता था मोहर, वही था आपका मुहर बंदी। अच्छा, बाजरे का यदि साक्ष्य पूछा जाता है, ये भी कहाँ से मिले हैं? तो बाजरे का साक्ष्य मिला है लोथल से। ये सारे के सारे लोथल से मिले हैं। लोथल से बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधान, ये भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। 3 युगल समाधान समाधियां। चलिए उसके बाद है कि
यहाँ की इमारतें मिली है, यहाँ पर एक इमारतें मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यानी मनके बनाने का काम कहाँ होता था? वही लोथल में। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। मुहर या मुहरबंदी मुद्रांकन क्या होता था? तो मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उस पर मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सभ्यता का अंत। सभ्यता के अंत की बात करेंगे तो लगभग जो है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कब मिला है? तो 3900 साल पहले अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर बाट का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली जो था वो नष्ट हो गया था और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। जबकि उन्नत एक आपका क्या था, ये नगरीय सभ्यता थी, फिर भी इनके सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो यही जो था सभ्यता का अंत होने का ये प्रमाण है। अच्छा, ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी हो और जो है ईंधन काट काट कर जो है पूरा जंगल विनाश हो गया है, लोग इससे भी वहां से खत्म हो गए सभ्यता। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया। कुछ नगर का अंत होता तो क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, संपूर्ण सिंधु घाटी में तो हुआ नहीं होगा। इसलिए कन्फर्म नहीं कर सकते कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इनके अंत को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों के जो है वो अलग अलग मत हैं। तो उन मत को हम एक बार देखते हैं। जैसे जैसे कि इतिहासकार मार्शल मार्शल मैके मार्शल मैके और एस.आर. राव का कहना है कि विनाश का कारण बाढ़ था। विनाश का कारण बाढ़ था। ये किसने कहा था? मार्शल मैके और एस.आर. राव। आर्यों का आक्रमण था, यह कहे थे गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण बताए थे ओरेल स्टीन और अमलानंद घोष। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारणों में से था, यह किसने कहा था? ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन जो है विनाश का कारण न था, ये कथन था एम.आर. साहनी और एच.टी. लैम्ब्रिक और जी.एफ. डेल्स का ये कथन है। महामारी को कारण बताया गया के.यू.आर. केनेडी के द्वारा। अदृश्य गाज के जमा होने से कहा गया एम. दिमित्रियव के द्वारा कहा गया कि गाद के जमा होने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया। तो इसमें आपको 2-4-5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो बाढ़ है, बाढ़ किसने कहा था, जलवायु परिवर्तन किसने कहा था, तो आर्यों का आक्रमण किसने कहा था। ये 3 आपको जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अंत हो गया 3900 साल पहले। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। आधुनिक पाकिस्तान के लिए सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर वो बस गए। तो इसके लगभग 1400 साल बाद इन नगरों का विकास हुआ था। इनके बारे में आप अध्याय 8 और 5 में पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। बाकी आप ये क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आप सम्मिलित कीजिए। हम बता चुके हैं टीन कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आता था, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था और तांबा का निर्यात आयात कहाँ से होता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि मेहरगढ़ में कपास की खेती हो गई 7000 साल पहले।
नगरों का आरंभ हो गया था 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत हो गई थी 3900 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास हुआ था 2500 साल पहले। तो धन्यवाद, थैंक यू।